पुख्ता इंतजाम की कमी, खराब मौसम, खराब लैंडिंग, खराब किस्मत और लगातार चेतावनियों की अनदेखी करने का यह परिणाम मिला कि इतना बड़ा विमान का हादसा हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कल का फ्राइडे ना सिर्फ केरल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। दुबई से केरल के कोझिकोड स्थित कारीपुर हवाई अड्डे के लिए एयर इंडिया का बोइंग 737 एयरक्राफ्ट, जिसकी फ्लाइट संख्या थी IX1344, जब वो दुबई से भारत आ रहा था और केरल में इस एयरपोर्ट पर लैंड करने से चंद सेकंड पूर्व ही उसकी खराब लैंडिंग होती है, खराब मौसम के कारण और ऐसा रनवे के कारण जो कि टेबल टॉप है, उसके कारण वो विमान जब रनवे पर लैंड करने वाला होता है तो वो फिसल जाता है और जिसके कारण, फिसलने के कारण, स्किड करने के कारण वो विमान 35 फीट नीचे गहरी खाई में गिर जाता है, जिसके बाद इस विमान के 3 हिस्से हो जाते हैं और आगे के हिस्से में, यानी पहला जो हिस्सा होता है वहां पर बैठे दोनों पायलट्स की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो बीच का हिस्सा है वहां पर भी कई पैसेंजर्स जो बैठे हुए थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है और कुल मृत्यु, जिनकी मौत का जो आंकड़ा है वो अब 21 हो चुका है जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़े, क्योंकि कई सारे लोग ऐसी अभी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है और इनकी संख्या 22 है, जिनका इलाज मल्लपुरम और कोझिकोड के जो अस्पताल है वहां पर चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ और अहम बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले यह बात यह है कि इस विमान के भीतर, जो कि कल दुबई से उड़ा था लगभग 4:30 बजे, वो 3.5 घंटे के बाद लगभग 7:41 पर जब वो भारत की सीमा के भीतर आया, केरल में दाखिल हुआ और हवाई अड्डे से, हवाई पट्टी से चंद सेकंड्स पहले वो क्रैश हो जाता है। क्यों? और कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं दोस्तों कि वहां पर उस समय भारी वर्षा हो रही थी, जिस कारण पायलट्स जो वहां पे दोनों मौजूद थे, उनके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। दोनों जो पायलट्स हैं उन्होंने सूझबूझ के साथ 3 प्रयासों में, यानी तीसरे प्रयास में खराब लैंडिंग होती है। जब वो पहला प्रयास करते हैं तो वो लैंडिंग नहीं कर पाते हैं। इसका अर्थ ये था कि उन्होंने पहले ही ये अंदेशा लगा लिया था कि यहां पर स्थिति खराब है, यहां पर प्लेन को टचडाउन नहीं करवाया जा सकता है, लैंडिंग नहीं हो सकती है। इसके बाद उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट किया, लेकिन उस समय भी वो सफल नहीं हुए। लेकिन अंततः जब उन्होंने तीसरा ट्राई किया तो उसके बाद वो विमान जो हवाई पट्टी थी उससे आगे निकल गया, यानी वहां पर जलभराव हो गया था क्योंकि भारी वर्षा हो रही थी। इसके कारण वो विमान स्किड कर गया और आगे 35 फीट नीचे गहरी खाई में वो गिर गया, जिसके बाद उसके 3 हिस्से हो गए। यहां पर दोस्तों मैं आपको विमान के बारे में बताना चाहूंगा। विमान के भीतर कौन कौन लोग मौजूद थे। विमान में कुल 190 यात्री सवार थे, जिनमें 174 वयस्क थे, 10 बच्चे थे, 4 जो कैबिन क्रू का स्टाफ होता है वो थे और इसके अलावा 2 पायलट्स थे। दोनों पायलट्स की दोस्तों मृत्यु हो चुकी है और इन पायलट्स के मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। ये दोनों ही बड़े होनहार, अनुभवी और बड़े ही जाबाज पायलट्स थे, जिनकी सूझबूझ के कारण ही ये हादसा, इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। वरना हो सकता था कि जिस प्रकार से कराची में, आपको याद होगा कि इसी वर्ष मई के महीने में जो विमान का हादसा हुआ था, जहां पर लगभग 97 लोगों की मृत्यु हो गई थी, आग भी लग गई थी उस विमान में, उतना बड़ा हादसा ये भी हो सकता था और जान माल का नुकसान और ज्यादा हो सकता था। हालांकि मृत्यु अभी भी हुई है, 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और एक भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो वो गलत और खराब बात है, दुखद बात है। लेकिन फिर भी इसकी जो कैपेसिटी थी, यानी जो इसका इंपैक्ट था, वो इतना बड़ा नहीं था। यहां दोस्तों मैं आपको दोनों पायलट्स के बारे में भी जानकारी देना चाहूंगा जो कि चालक दल के थे। इनके नाम है कैप्टन दीपक वसंत साठे, जिनकी आयु 59 वर्ष की है, जो कि एक जाबाज पायलट हैं और पहले भारतीय वायुसेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कमर्शियल फ्लाइट सर्विस में अपनी सेवाएं दी और बहुत ही लंबा इनको अनुभव है। इसके अलावा दोस्तों इनके साथ जो को पायलट थे उनका नाम है अखिलेश कुमार, जिनकी आयु 33 वर्ष की है। ये दोनों पायलट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। इन्होंने देश के लिए, देश की नागरिकों की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान गंवा दी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये टेबल टॉप रनवे था। टेबल टॉप रनवे वो होता है जिस रनवे को जमीन से ऊपर बनाया जाता है, यानी किसी पठार पर, यानी
प्लेट्यू पर या फिर किसी पहाड़ी पर जिसको बनाया जाता है। और ना सिर्फ ये देश का एक ऐसा एकमात्र एयर हवाई पट्टी नहीं है जहां पर इस प्रकार से किसी पठार पर, किसी पहाड़ी पर यह बनाया गया हो, बल्कि देश के कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर हवाई पट्टी का निर्माण पठार पर किया गया है, जिसमें मंगलुरु शामिल है, जिसमें गोवा का भी एयरपोर्ट शामिल है, जिसमें पोर्ट ब्लेयर का भी एयरपोर्ट शामिल है, जिसमें मिजोरम में भी जो हवाई पट्टी है वो भी पठार पर बनी हुई है। और पठार पर हमेशा ये चुनौतीपूर्ण होता है कि किस प्रकार से विमान की लैंडिंग कराई जाए, और यही हुआ। और दोस्तों मैं आगे भी आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार लगातार निरीक्षण करने आए जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने लगातार चेतावनी भी दी थी कि रनवे की लंबाई और रनवे की चौड़ाई जो है वो उतनी पर्याप्त नहीं है कि एक बड़े विमान को इस पर लैंड कराया जाए, क्योंकि ऑप्टिकल इल्यूजन भी हो जाता है। जब आकाश से आप लैंडिंग करते हैं जमीन की तरफ, तो उसके बाद पायलट्स भी इंसान ही होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनसे भी हो जाता है, उन्हें एक समय ऐसा आता है कि सड़क और खाई हो सकता है एक जैसी भी दिखाई देती हो, इसे इल्यूजन कहते हैं। इसके कारण भी दोस्तों हो सकता है कि पायलट्स उस समय सही प्रकार से लैंड नहीं करा पाए या सही चीज सही तरीके से गणना नहीं कर पाए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि वहां पर विजिबिलिटी भी 2000 मीटर से कम हो चुकी थी, ये भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा खराब मौसम, भारी वर्षा तो है ही इसका कारण। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पर जिस प्रकार से ये विमान क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR को भी प्राप्त कर लिया गया है, उनको रिट्रीव कर लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों पायलट्स के बीच अब जो बात हुई है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स को भी बरामद कर लिया गया है, तो पायलट्स के बीच जो बात हुई होगी या फिर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर होता है उनके बीच भी किस प्रकार का संवाद हुआ, वो भी अब पता लगाया जा सकेगा, जिसके बाद इस मामले को यानी इस हादसे के मुख्य कारणों को, मुख्य वजहों को भी अब सामने लिया जा सकेगा और जांच में बहुत ही अहम योगदान भी साबित होगी। इसके अलावा दोस्तों एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीमें और DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम्स भी जांच की प्रक्रिया में आ चुकी हैं, वो पहुंच चुकी हैं और लगातार वो जांच शुरू कर चुकी हैं, लगातार निरीक्षण भी कर रही हैं घटनास्थल का। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी आज सुबह कोझिकोड पहुंचे, इस हवाई अड्डे पर पहुंचे, इस हवाई पट्टी पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने भी निरीक्षण किया। बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर उन्होंने इन स्थिति का, इन हालातों की समीक्षा भी करी। इसके अलावा दोस्तों घोषणा भी करी कि जो भी जिनकी मृत्यु हो गई इस हादसे में, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। जो घायल हुए हैं, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो मामूली तौर पर जिनको चोटें आई हैं, मामूली तौर पर जो घायल हुए हैं, उन्हें 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मुंबई और दिल्ली से यात्रियों और उनके परिजनों के लिए विशेष विमानों की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। इसके अलावा दोस्तों बचाव और राहत अभियान कल रात से चल रहा है और कल देर रात तक इसे पूर्ण कर लिया गया था, जिसमें NDRF की टीम शामिल है, जिसमें CISF और जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, वो भी शामिल है। स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर आगे आए, उन्होंने भी सहायता करी। ब्लड डोनेशन के लिए भी कई सारे लोग सामने आए और कोरोना के डर को दरकिनार करते हुए उन्होंने पहले मानवता को ध्यान दिया और मानवता की सेवा के लिए वो रक्तदान के लिए भी आगे आए। इसके अलावा दर्जनों फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंस भी लगातार इस ऑपरेशन में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कार्यरत रही और उसके बाद जो सारा मलबा था, वहां से जितने भी लोग इस विमान में फंस गए थे उन्हें निकाल लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि विमान में 26 ऐसे यात्री थे जिनकी नौकरी चली गई थी। 28 यात्री ऐसे थे जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका था, यानी वीजा की जो समय अवधि थी, समय सीमा थी, वो समाप्त हो चुकी थी। इसके अलावा 6 चिकित्सीय कारणों के कारण वापस स्वदेश लौटना चाह रहे थे और 54 ऐसे थे जो घूमने के लिए दुबई गए थे और कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा वहां पर वो फंस गए थे। ये यात्री भारत आ रहे थे वंदे भारत मिशन के कारण और ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यहां पर दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मल्लपुरम और कोझिकोड के अस्पतालों में जो स्थिति है वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर जो मरीज है उनकी अवस्था क्या है। 127 यात्रियों का दोस्तों उपचार चल रहा है, जिनमें से 22 की हालत नाजुक है, गंभीर है और 22 जो यात्री थे उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। 21 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों मृतकों के परिजनों को तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से सहायता राशि दी जाएगी।
इसके अलावा केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन भी आज केरल पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो घटनास्थल है वहां पर पहुंचकर जायजा लिया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल तो अस्पतालों में भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने दौरा किया, वहां पर उन्होंने घायलों से बात करी। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ये सब भी लगातार इन्होंने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर बात भी करी, तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी राज्यपाल को फोन करके उनसे सारी सूचना भी मांगी। इसके अलावा वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी शोक व्यक्त किया। तमाम नेताओं ने, तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने, तमाम हस्तियों ने जो विभिन्न जगत के हैं, उन्होंने भी लगातार शोक व्यक्त किया इस घटना के संबंध में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ अब बताना चाहूंगा कि आखिर ये स्तर किस चीज का है, क्योंकि ये जो घटना हुई है दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाती है 22 मई 2010 की भी, जब बेंगलुरु एयरपोर्ट, जहां पर भी इस प्रकार का ही टेबल टॉप का रनवे है, वहां पर भी दोस्तों इसी प्रकार से एक घटना हुई थी, जब बोइंग 737 का एक विमान जो कि एयर इंडिया का ही था, वो भी क्रैश हो चुका था, यानी खराब लैंडिंग के कारण वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जहां पर 150 से ज्यादा यात्रियों की जान गई थी। तो उसी प्रकार का कुछ ये भी हादसा था दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि लगातार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी द्वारा लगातार शो कॉज नोटिस इस एयरपोर्ट को दिया जा रहा था, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी स्तर पर लापरवाही भी थी और इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी सही नहीं है। जहां पर मैं आपको बताना चाहूं कि कोझिकोड में जो ऊंचाई पर एक तो ये स्थित है, टेबल टॉप रनवे है, यहां पर जो गहरी खाई है उस पर भी लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था कि यहां पर बड़े विमानों की लैंडिंग के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा एयरपोर्ट की रनवे पर 240 मीटर का बफर होना चाहिए, लेकिन इस एयरपोर्ट पर महज 90 मीटर का ही बफर था। इसके अलावा रनवे के दोनों तरफ सिर्फ 75 मीटर की जगह थी, जो कि कम से कम 100 मीटर की होनी चाहिए थी। इन सब चीजों पर अभी काम किया जा रहा है और लगातार लोगों ने शायद हादसे का वेट किया और शायद समय रहते हुए ये सारी तैयारियां नहीं करी, जो कि लगातार जो अथॉरिटीज, जो टीम सारी थी निरीक्षण करने, उन्होंने इस खतरे के प्रति अंदेशा और जाहिर किया था, लेकिन शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया और हादसा ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों अब आने वाले समय में जो जांच की जा रही है लगातार विभिन्न कमेटीज के द्वारा, जिसको डीजीसीए ने गठित भी किया है, अब वो लगातार जांच करेंगे और देखा जाएगा कि कौन कौन से बड़े बड़े खुलासे होते हैं, आखिर मुख्य वजह क्या थी। प्रथम दृष्टि में तो यही वजह सामने आ रही है कि वहां पर खराब मौसम था, बारिश के कारण वहां पर ये जब रनवे पर पानी भर गया था तो इस कारण ये विमान फिसल गया, जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। लेकिन गनीमत ये रही कि विमान में आग नहीं लगी, अगर आग लगती तो शायद और बड़ा नुकसान हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं प्रार्थना करता हूं और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी प्रार्थना करें केरल में जो लोग अभी इस समय घायल हैं, क्योंकि केरल के दोस्तों कई जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट तक भी जारी किया गया है, क्योंकि मॉनसून वहां पर तेज बारिशें हो सकती हैं। और कल चाय के बागान में 15 श्रमिकों की दबकर मृत्यु भी हो गई, क्योंकि वहां पर जो चाय के बागान में कार्य करते हैं, भूस्खलन होने के कारण वो सभी उस मलबे में दब गए। ऐसे में दोस्तों केरल के ऊपर बहुत ज्यादा आफत आ चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान करे, ईश्वर करे कि इस खतरे से, इस गंभीर स्थिति से उन्हें लड़ने की शक्ति प्रदान करें और जो भी घायल हैं उन्हें स्वस्थ करें शीघ्र। और इसी के साथ साथ मेरी संवेदनाएं उन परिवारजनों के साथ है जिन्होंने अपनों को खो दिया। बहुत ही दुखद घटना सामने आई है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि हालात सामान्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।